नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। पिछले चंद माह से मैं एक अजीब व गरीब ट्रेंड देख रहा हूं और वो ट्रेंड ये है कि प्रोग्राम में कही हुई मेरी बातें मरोड़ तड़ोड़ के भारत के यूट्यूब चैनल चलाते हैं और मैं हैरान होता हूं कि इससे उनको क्या फ़ायदा मिलता है। मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, इंसान दोस्त शख्स हूं। इस मुल्क के मुफादात मेरे लिए बहुत अहम है। मैं महसूस करता हूं कि अगर हमारे मुल्क की मईशत ठीक हो जाए तो हमारा मुल्क, इसमें मौजूद माशी नाहमवारी या गैर मुसावी तकसीम वसाइल, जिसे इंग्लिश में इनइक्वालिटी कहा जाता है, वो ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान में पावर्टी रिड्यूस हो, लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आ जाएं। इसलिए मैं बड़े सख्त और तल्ख अंदाज के अंदर बात करता हूं। माँ बाप, बिलखुसूस माँ, बच्चे को मारती है। कभी आपने गौर से सुनिएगा, गौरव सिंह साहब, आप मेरे वीडियो बड़े शेयर करते हैं, आपने चैनल बनाया हुआ अपना। सत्येंद्र चौधरी साहब, आप भी शायद मेरे से कमाई खा रहे हैं, खाएं। सहित साहब, आपने भी मेरे वीडियो बड़े शेयर किए हैं और बेशुमार ऐसे चैनल काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा, मां बच्चे को मारती है, मां बच्चे को मारती है बहुत, लेकिन बच्चा जानता है कि यह मुझसे प्यार करती है। तो मारते हुए भी आप नोट करेंगे, बच्चा मां को लिपट जाता है, क्योंकि उसे पता है यह मां मुझे सच्चा प्यार करती है, यह मेरी इस्लाह के लिए कर रही है। मीडिया, एक मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स, एक मुल्क की क़यादत उसकी मां की तरह होती है। अगर हम अपनी मईशत पर, अपने निजाम पर तनकीद करते हैं तो हम उसकी इस्लाह चाहते हैं। सो देयरफॉर वी आर पेट्रियट्स। हम मुहिब्बे वतन लोग हैं। आप देशद्रोही हैं, आप मोदी के भक्त हैं। आप कहते हैं आप देशभक्त हैं, आप देशभक्त नहीं हैं, आप मोदी के भक्त हैं, क्योंकि आपके यहां बढ़ती हुई महंगाई को आप एड्रेस नहीं करना चाहते। नो, आप अपने मुल्क के माशी मसाइल पे, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर नहीं फोकस करना चाहते। आप मोदी की गोदी में बैठना चाहते हैं। आप ये जाहिर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली इंफीरियर है और आप इकोनॉमिकली सुपीरियर हैं। आप इकोनॉमिकली सुपीरियर नहीं हैं। हमारा डीएनए एक है, मजहब फर्क है। यह आपका प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी, नहीं समझ में आएगी। आप बुद्धिमान नहीं है, आप क्लेम करते हैं। यहां पर मैं बहुत ही अहम मौजू पे, असल में क्योंकि जब भी डॉलर पे बात करता हूं ना, तो ये इंडिया वाले पता नहीं, ये रॉ वाले या तो स्कैन करते हैं, पता नहीं वो रॉ वाले क्लिप्स निकालते हैं, फिर वो चैनलों को देते हैं, बेटा चलाओ, मुझे इतना मशहूर किया हुआ, वो फिजा अकबर खान से भी ज्यादा मशहूर किया हुआ। ओ भाई, आई लव इमरान खान, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं, मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंकर हूं, मेरी क्लिप में क्यों चला रहे हो? मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है। गुफ्तगू है जफर पराचा साहब, जो कि पाकिस्तान की बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं, फॉरेन करेंसी के काम से वाबस्ता हैं और इस चीज पर बड़ी महारत और गिरफ्त रखते हैं। एहसन मेहनती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज के, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी और फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज जफर पराचा साहब आपके साथ करता हूं। जफर पराचा साहब, जो एक देरीना मांग थी, ख्वाहिश थी, स्टेट बैंक के गवर्नर को जूं ही आज़ादी दी गई तो डॉलर की कदर नीचे चली गई। इसके माने ये हैं कि डॉलर की कदर कभी ऊपर जाती ही ना। बीवी की बात मान ली तो खाना अच्छा पकना शुरू हो गया। स्टेट बैंक के गवर्नर की बात मान ली तो डॉलर सस्ता हो गया। सॉरी, मेरा जहन कहीं और चला गया था, माजरत। ये क्या चक्कर है जफर पराचा साहब? सर, ऐसी बात नहीं है कि उनको अगर हमने आज़ादी दी तो उसकी वजह से डॉलर नीचे आ गया। दरअसल हमको फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि आप देखिए, जैसे अभी हमको 1.2 बिलियन की डॉलर की एक जो किस्त है वो मिली है, उसकी वजह से डॉलर नीचे आया है।
गो कि ये 1.2 बिलियन डॉलर की किस्त कोई रकम इतनी बड़ी नहीं है जिससे हमारे मसाइल हल हो सके, लेकिन एक तरह का ये जो है ना एक साइन है कि मज़ीद जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैं वो भी आपको कर्जा देंगे और आपके जो पेमेंट्स रुकी हुई हैं वो भी आएंगी और फिर आपकी जो रेटिंग है वो अच्छी होगी। ख़ास तौर पे आपने देखा कि जैसे मोडीज़ है और दूसरी वो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उन्होंने आपकी रेटिंग बेहतर की है। फिर उसके साथ साथ एक सेंटिमेंट्स बन जाता है, जैसे कि अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब चाइना गए हैं, वहाँ से जो दोबारा बात हो रही है सी पैक के ऊपर कि हम अब इसके सेकंड फेज़ में जा रहे हैं और नए कई बिलियन डॉलर्स के अग्रीमेंट्स हुए हैं। तो ये अगर हम खाली इस बात से मशरूत करें कि हमने उनको आज़ादी दे दी है तो इस वजह से डॉलर नीचे आया, तो मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। डॉलर नीचे भी उनके दौर में गया और ऊपर भी आया। अब जैसे कि आप देखिए कि उन्होंने जो एक्सचेंज कंपनीज का एक देरीना मुतालबा था, एक रुपया उन्होंने पर डॉलर हमको रिबेट देने की बात की है, गो कि वो कम है, क्योंकि हमने उनसे कहा था कि जो पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव प्रोग्राम है, आपको 1 रुपया देंगे लेकिन उस डॉलर, जो मुझे समझ में आई है, उस डॉलर को इंटरबैंक सिस्टम में एंटर कर देंगे जी हम पहले यानी वो फ्री मार्केट में नहीं रहेगा ना, ये भी तो क्लियर करें ना सर, वो ओपन मार्केट में नहीं रहेगा ना, टेक्निकल बात। सर आपकी बात वजह है, लेकिन हम पहले भी जमाइनी के बाद एक अपने 100% से कहीं ज़्यादा हम इंटरबैंक में देते हैं। देखिए हमारी इनवर्ड रेमिटेंसेस आती हैं तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर की, और जबकि एक्सचेंज कंपनीज इंटरबैंक में पिछले साल दिया है 5.5 बिलियन डॉलर्स। तो उससे जो आप कहना चाह रहे हैं उससे मैं समझता हूँ नहीं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग दैट मीन्स द मनी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द ओपन मार्केट, राइट? You will not be able to sell it in the open market. In fact, you will kind of surrender it to the state bank. Is it correct? You are right. You are right. इस चीज की मैं वजाहत चाह रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि हम अब ओपन मार्केट में वो जो इनवर्ट रेमिटेंस से नहीं बेच सकेंगे, हमको इंटर बैंक में देना है मैंडेटरी। बट यू विल गेट 1 रुपी ओवर इट। गेट 1 रुपी ओनली, ठीक है, जबकि बैंक्स को जाता है 5 to 6 रुपीज, 7 रुपीज। हमारा मुतालबा ये था, अच्छा उनको ज्यादा फायदा होता है जी, उनको मुख्तलिफ इंसेंटिव्स और रिबेट दिए जाते हैं। तो हमारा मशवरा ये था स्टेट बैंक को और गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि या तो आप ये रेमिटेंस इनिशिएटिव स्कीम ख़त्म कर दें, और अगर नहीं करते तो आप इवन प्लेइंग फील्ड दें हमको और बैंक्स को, एक ही उसमें रख दें कैटेगरी। अच्छा, लेकिन आई जस्ट वांट वन थिंग क्लियर, फिर मुझे एहसन मेहंती साहब के पास जाना है। यू कुड सेल टू बैंक्स, राइट? प्रीवियसली यू कुड सेल टू बैंक्स, नाउ आल्सो यू कैन सेल टू बैंक्स, है द सेम थिंग एग्जिस्ट। यानी अब सिर्फ इंसेंटिव के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ये आया है कि 1 रुपया आपको जी एज एन इंसेंटिव जी। अच्छा यहाँ पर मैं लेकिन अब हमारा पहले हमको 10 से 15% देना था, अब हमको 100% देना है अगेंस्ट इनवर्ट रेमिटेंस। लेकिन ये एक अच्छी चीज है जी, इससे हमको जो ग्रे मार्केट, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे राय दे रहे थे कि आप लोगों के गिर जो है घेरा भी तंग कर रहे हैं, जमीन भी तंग कर रहे हैं कारोबार में। मैं आपकी तरफ वापस आऊं, एहसन मेहंती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एहसन मेहंती साहब, मैं आपसे बराह रास्त ये जानना चाहूंगा कि सर अब डॉलर की कदर में इस्तेहकाम आया है, आप बैनुल अक़वामी फाइनेंशियल मार्केट को बड़ी गहराई से देखते हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये इस्तेहकाम कितना सस्टेनेबल है एंड वेयर डू यू सी इट गोइंग, क्योंकि आपकी पेश गोइयां बहुत हद तक सही निकली जी। एहसन मेहंती साहब देखें, यू आर राइट कि इस वक्त इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और 2-3 चीज़ें इसमें हमें देखनी है कि यूएस के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इस साल 4 से 5% जो है बढ़ने, 4 से 5 बार बढ़ने की जो है तवक्कुआत हैं। और आई थिंक कि ये तो वेरियस जो है ब्रोकरेजेस इंटरनेशनल इंडिकेट कर रहे हैं कि यूएस डॉलर इस साल स्ट्रांग होगा। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ पे यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा, वहाँ पे रुपये के मोमेंटम को पॉजिटिव रखना एक बहुत बड़ा जो है वो डिफिकल्ट स्टेप होगा। फिर हमें आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर देखना है कि पिछला प्रोग्राम खत्म हो गया, नए प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, तो फिर एक स्पेकुलेशन का जो एलिमेंट है वो अगले चंद माह के अंदर जब हमारा रुपी जो है वो शॉर्टफॉल होगा, ट्रेड डेफिसिट जो है बढ़ेगा, तो आई थिंक कि ये तो एक मामला जो है वो चलता रहेगा। एक और इंकशाफ ये सारी सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि एक्सचेंज कंपनीज के भी हाथ में एटलीस्ट 5 से 7% जो है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो है रुपये को डेप्रिशिएट करना, एप्रिसिएशन इन कंपनीज के हाथ में होता है, जो इससे पहले
हमें नहीं इंडिकेट हुआ था कि जो इस वक्त अप्रिसिएशन हमने 2 से 3% की देखी है रुपया अगेंस्ट डॉलर, ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि एक्सचेंज कंपनीज जो है वो काफी पावरफुल एक जो है उनका रोल जो है ये रुपी डॉलर पैरिटी के अंदर होता है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड हमें देखना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो किस तरफ जाती है। एक्सचेंज कंपनीज को अगर और रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो हम देख सकते हैं कि रुपी को और स्टेबलाइज किया जा सकता है। लेकिन ये बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ये बड़ी अहम बात की है एहसन मेहनती साहब ने, बहुत अहम बात की है। लेकिन अब वो ये है कि वो मेरे फाजिल मेहमान पराचा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जफ़र पराचा साहब। तो भाई बात आपको पता है, एहसन मेहनती साहब का अपना वजन बात का होता है। इन्होंने बड़े सटल तरीके से लेकिन बड़ी भारी बात की है। इन्होंने कहा है कि यू कैन डिस्टॉर्ट एंड प्ले विद द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो आप लोगों के ऊपर कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए, इनका कहने का मकसद है। तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि व्हाट इज योर लेवल ऑफ, कैन आई यूज अ बैड वर्ड फॉर इट, व्हाट्स द लेवल टू विच यू कैन मैनिपुलेट द मार्केट। ही सेज अराउंड 5 to 7% यू कैन मैनिपुलेट द मार्केट। ये इतना आपके पास कैसे इख्तियार आ गया सर, थोड़ा मुझे समझाएं। सर गुजारिश ये है कि एक तो जो हमारी एक्सचेंज कंपनीज की कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि हम डॉलर्स को होल्ड कर सकें या उसको ऊपर नीचे कर सकें। फिर उसके साथ साथ शुरू में ये एक बात निकली थी ऐसे हलकों की तरफ से जो लोग सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हैं और जो लोग शेयर मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इनका ताल्लुक़ ऐसी ही किसी मार्केट से है जिसके ऊपर बहुत सारे स्टगमाज हैं, तो वो मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन उसके साथ साथ बात यह है कि पिछले दिनों शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब और गवर्नर स्टेट बैंक ने खुद कहा कि एक्सचेंज कंपनीज का इसमें कोई रोल नहीं है, ये डॉलर ऊपर नीचे करने में बैंकों का रोल है। ख़ास तौर पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बैंक्स ने हमको ब्लैकमेल किया है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर और इंटरेस्ट रेट के अंदर। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई। तो उनके सामने तो हमारे फाजिल दोस्त की कोई वैल्यू नहीं रखती और इनको शायद कहीं को गलतफहमी हुई है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मनी मार्केट के अंदर ये लोग काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, कभी स्टॉक नीचे ले आते हैं, कभी ऊपर ले आते हैं। फिर इसके साथ साथ जो डॉलर रेट है वो बेस करता है इंटर बैंक के ऊपर। आप देखिए हमारा और इंटर बैंक का जो गैप है वो हार्डली ₹1 होता है नॉर्मली, और जब इंटर बैंक नीचे आता है तो हमारी मार्केट भी नीचे आ जाती है, और जब इंटर बैंक ऊपर जाता है तो हमारी मार्केट भी ऊपर चली जाती है। और उसके साथ साथ एक्सचेंज कंपनीज का वाकई बहुत बड़ा रोल है, इनकी तरह नहीं है। लेकिन हमारा क्या रोल है कि हम फॉरेन एक्सचेंज $5.5 बिलियन लेके आए हैं एक साल के अंदर, विदाउट एनी इंसेंटिव एंड विदाउट एनी कोई मराद। उसके साथ साथ जो ट्रैवल कोटा होता था वो हम देते हैं, मेडिकल का जो कोटा है वो हम देते हैं इलाज मालजे के लिए, एजुकेशन का जो कोटा होता था वो हम देते हैं, हज उम्रा ज़ियारात के लिए डॉलर्स हम देते हैं अपने अरेंजमेंट से, गवर्नमेंट से या इंटर बैंक रेट से हम नहीं लेते। चले I'll get back to you on this one, क्योंकि इस पर रिबटल देना जो है वो एक तरह से राइट है एहसन मेहनती साहब का। एहसन मेहनती साहब, डू यू थिंक दैट कमर्शियल बैंक्स and bankers are responsible for this sudden fluctuation that took place in the dollar and the volatility? Can we pass the responsibility or blame on the bankers and banks? क्या कहते हैं आप? देखें, स्पेकुलेशन के राइट्स सबको होते हैं। स्पेकुलेशन के राइट्स जो हैं तमाम जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास राइट्स हैं, चाहे वो एक्सचेंज कंपनीज हों चाहे कमर्शियल बैंक्स हों, वो स्पेकुलेट कर सकते हैं। और अगर वो स्पेकुलेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर करेंसी एक टाइम के अंदर जो है उसकी प्राइसिंग जो है वो डियर होने वाली है, महंगी होने वाली है। फॉर एग्जांपल डॉलर अगर कुछ वक्त के अंदर महंगा होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है,
तो जाहिर एक नेचुरल इन्वेस्टर जो है उसको स्टोर करेगा। अब उसको स्टोर करना जो है इलीगल नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल उसकी सोर्स जो है वो प्रॉपर सोर्स है। तो आई थिंक एक्सचेंज कंपनीज के पास भी सोर्स होती है, वो भी स्पेकुलेट करते हैं, बैंक्स होते हैं वो भी स्पेकुलेट करते हैं। बट ये जो वर्ड है मैनिपुलेशन का, आई बिलीव ये करेक्ट वर्ड नहीं है, बिकॉज स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैनिपुलेशन ये होता है कि आप एक फ्रॉड करते हो, और स्पेकुलेशन ये होता है कि आप एक तज्जिया करते हो। तो अब तज्जिया करना जो है वो जायज है, मैनिपुलेट करना जो है उससे इन्वेस्टर हार्म होता है, मार्केट्स हार्म होती हैं। तो मैं नहीं समझता एक्सचेंज कंपनीज जो है मैनिपुलेशन करती हैं, बट मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो स्पेकुलेट करती होंगी, और जाहिर स्पेकुलेशन करना एक हक है इन्वेस्टर का। तो वो उसी तरीके से कमर्शियल बैंक जो है उन वहाँ भी स्पेकुलेशन होती है। फिर उसके बाद जो है इवन स्टेट बैंक के लेवल पे स्पेकुलेशन होती है। जाहिर है वो स्पेकुलेट करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर ऑयल प्राइसेस किस तरफ जाएंगी, और उसी बेसिस पर जो है एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अपनी बिल्डअप करती हैं। जाहिर है बैंकर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे अगर जरूरत होगी तो जाहिर है वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, IMF से लोन लेना है, किस हद तक लोन लेना है। तो आई बिलीव कि स्पेकुलेशन करना जायज है, और आई थिंक ये तमाम इन्वेस्टर्स करते हैं और कर सकते हैं। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी का थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था ब्रेक पे जाने से पहले। जो ये मुझे जानना है थोड़ा कि सस्टेनेबिलिटी की आपने बात की, फिर उसके बाद जाहिर बात है आप भी उस बारे में थोड़े कॉशियस ही रहे, बट डू यू फील दैट पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट विल वाइडन और विल इट नैरो, क्योंकि ये डिटरमिन करेगा कि डॉलर का क्या होगा। जी देखिए, जो लेटेस्ट डेटा है वो तो इंडिकेट कर रहा है $28 बिलियन तो जो है वो 7 माह के अंदर हो गया फिगर हमारा। तो आई थिंक कि ये फिगर जाएगा $51 बिलियन के जो है वो पूरे जो ईयर पूरा क्लोज होगा। ये हमारा ट्रेड डेफिसिट $450 बिलियन को अगर टच करता है ये रिकॉर्ड हाई होगा। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हम 15-16 बिलियन डॉलर के करीब इसको लेकर आ जाएं तो ये बहुत बड़ी एक हमारी अचीवमेंट होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि रुपी का प्रेशर जो है में आना, हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो हमने ऑलरेडी लोन लिए हुए एक्सटर्नल डेट हमारा डॉलर टर्म्स के अंदर है $100 बिलियन से ज्यादा है, जो हमें रिटायर भी करना है। तो रुपी प्रेशर जो है वो तो जाहिर है इट हैज बीन सिंस 1947 एंड इट शैल कंटिन्यू टिल वी आर एबल टू रिटायर द डेट। But this is something very essential that you've said. The issue is how will we finance this trade deficit and how will we finance the current account deficit? मुख्तसरन मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इसमें ज़फ़र प्राचा साहब हमें बताएं कि फॉरेन रिजर्व हम जितने भी बिल्ड कर लें, बट दीज नंबर्स आर अलार्मिंग। अगर इफ़ वी आर गोइंग $50 बिलियन और राउंड अबाउट इन ट्रेड डेफिसिट, एंड वी आर लकी दैट इफ वी मेंटेन $15 to $16 बिलियन in current account deficit, so that means we need a tremendous amount to finance this entire thing. एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, फिर ज़फ़र प्राचा साहब के साथ इस मौजू पर भी बात करते हैं एंड लुक फॉरवर्ड कि इस डिस्कशन को और मज़ेदार रंग दें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ये बड़ा इसेंशियल क्वेश्चन था जो रेज़ किया ब्रेक पे जाने से पहले कि साहब ये जो इफ़ आई एम करेक्ट, प्लीज़ मैं इससे पहले कि आगे जाऊं ज़फ़र प्राचा साहब से, आई जस्ट वांट एहसन मेहनती साहब टू करेक्ट मी हियर इफ़ आई एम रॉन्ग। यू मीन $50 बिलियन is going to be Pakistan's trade deficit, correct? Am I correct when I say that? जी एहसन मेहनती साहब, एहसन मेहनती साहब, कैन यू हियर मी? नजर आ गया ये जनवरी तक। तो अच्छा, लेकिन यू आर सेइंग दैट द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द ट्रेड डेफिसिट एट द end of the year is going to be around $50 billion, right? $50 billion. Am I getting? Absolutely. Could be higher. Could be higher. And you say that we would be lucky if we have a $15 to $16 billion current account deficit, right? बिल्कुल 12 का तो आ गया है। $12.5 बिलियन जो है वो तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट जैन तक हमने कर लिया। Right. So we would be doing okay even if it be at $15 to $16 billion US. That's if we are lucky. क्योंकि अभी इन्होंने बताया, अब मैं ज़फ़र प्राचा साहब आपसे सीधा साधा सवाल पूछता हूँ। आप हर प्रोग्राम में आते हैं, कहते हैं एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करो, इंपोर्ट्स को रिड्यूस करो, ठीक है जी। हमारी हुकूमत ने उसका सोल्यूशन निकाला है जो पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा मशहूर है ही है। पता नहीं इंडिया वाले क्यों इस पर खुश होते हैं जब मैं कहता हूँ कुत्तों का खाना और औरतों का मेकअप। इसका सोल्यूशन निकाला है पाकिस्तान ने।
हम कुत्तों का खाना बंद कर देंगे और हम औरतों का मेकअप बंद कर देंगे, इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट खत्म हो जाएगा। ओ भाईजान प्लीज यार, यह पता नहीं किसके माइंड की मैकेनिशन है। कुत्तों का खाना और औरतों का मेकअप इज जस्ट अ फ्यू मिलियन यूएस डॉलर्स, दैट्स इट। खैर, इसको हम किस तरह कवर करते हैं मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मलिक बोस्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक बोस्तान साहब, वेलकम करता हूं सर आपको शो में। मलिक बोस्तान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मलिक बोस्तान साहब की को मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं जफर बराचा साहब, जरा इस बात को आप जरा इसके ऊपर कुछ आप अपनी विशेष टिप्पणी, माजरत इसके ऊपर आप अपनी, सॉरी वो इंडिया वाले ज्यादा देख रहे हैं तो मैं भी उससे थोड़ा मुतासिर हो गया हूं, अल्लाह करे ये असर जल्दी से मुझ पे से उतरे। तो ये है कि आपकी इसके बारे में क्या आपका तज्जिया है इस बारे में? देखिए जनाब, बात यह है कि जो $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट मेरी समझ में नहीं आता। देखिए इस साल तकरीबन हम लोग $30 बिलियन की इनवर्ट रेमिटेंस हमारी आएगी और एक्सपोर्ट भी हमारी एक्सपेक्टेड है 28 से 30 बिलियन डॉलर। $60 बिलियन ये है और उसके साथ साथ हमारी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आनी है। और जो इंपोर्ट हमारी लास्ट ईयर रही है वो तकरीबन 50 से 55 बिलियन डॉलर के करीब रही है और एक्सपोर्ट 30 बिलियन डॉलर रही है। तो फिर उसके साथ साथ कुछ 30 बिलियन डॉलर का जो ये आया है, ये हमारा फॉरेन रेमिटेंस आती है उससे कवर हो जाता है। अब अगर 5-7 बिलियन डॉलर आ जाता है तो वो तो थोड़ा आपको कभी IMF से कुछ पैसे आते हैं, कभी कहीं से आते हैं, तो इतना बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट है $50 बिलियन का, वो मेरी समझ में नहीं आती बात। अच्छा, लेकिन लेट मी प्रपोज अ सॉल्यूशन, irrespective of whether we disagree on numbers. Let me propose a solution. Is it not high time that Pakistan brings in another amnesty scheme, but this amnesty scheme needs to be unique, it needs to be dollar specific, it needs to be focused on Pakistanis and Pakistanis who have stashed their wealth abroad, that if they bring it back to Pakistan, we will not charge them anything. I can assure you that if our Prime Minister Imran Khan guarantees that there will be no action against those people and there will be no question about the source of money that is brought into Pakistan and does not charge any money for it, Pakistan is thirsty for US dollars. We will have enough to finance our trade deficit and perhaps even enough to build the reserve to such an extent that the dollar will also stabilize against the Pakistani rupee. What do you say to that, Zafar Parvez sahab, before I go to Malik Bostan and Ahsan Mehdi sahab? Ji, can we bring in such an amnesty scheme? देखिए सर, बात यह है कि एमनेस्टी स्कीम, अब मेरा ख्याल है अब इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी एमनेस्टी स्कीम्स ला चुके हैं और IMF इसके ख़िलाफ़ है। और अगर हम मज़ीद एमनेस्टी देंगे तो लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं 20 साल, 40 साल, 50 साल से, वो लोग डिस्करेज होते हैं। तो अगर इसी तरह एमनेस्टी चलती रही और पैसा करप्शन का यहाँ से बाहर जाता रहा और जो लोग मैनिपुलेट करके कमा के और पैसे यहाँ से ले जाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि दोबारा कोई एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए। हमको अपने रूल्स टाइट करने चाहिए, अपने जो हमारे मुल्क में जो खास तौर पे पिछले दिनों you do not favor an amnesty scheme, but let me ask just for the sake of asking, Ahsan Mehdi साहब, मुझे ये बताइए, if in this situation we are to do something, because it is an alarming situation that you've told us about, do we bring in another amnesty scheme? But please forgive me for saying that we do not need any ifs and buts and no government agency in between. We just want the dollars to come into Pakistan and to save us from this problem that is, and this crisis that is coming towards us. क्या कहते हैं आप? देखिए, एमनेस्टी तो चलिए मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा एमनेस्टी के बारे में। एमनेस्टी जो है वो तो जाहिर है कवर देती है, इलीगल फंड जो होते हैं उनको भी कवर देती है, अनरिपोर्टेड फंड को भी कवर देती है। तो मैं एमनेस्टी तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जाहिर है वो जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में जाती है और ये मोरल काफी डाउन करती है ये टैक्स पेयर्स होते हैं उनका। बट मैं सर्टेनली कहूंगा जो हमारा ट्रेड डेफिसिट इस वक्त चाइना के साथ चल रहा है वो तकरीबन $21 बिलियन है पर एनम इस वक्त हमारा जो लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है उसका। तो $21 बिलियन अगर हम चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कर रहे हैं, जो हमने कहा $50 बिलियन एक्सपेक्टेड है, अगर उसके अंदर चाइना का पोर्शन फॉर एग्जांपल
50% है, $25 बिलियन एक्सपेक्टेड है। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि चाइना के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है उसको हमने जो है वो रुपी के अंदर कन्वर्ट करना है या बार्टर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ना कि ये कि हम कोई एमनेस्टी फिर देने निकले, ट्रेड डेफिसिट विद चाइना उसको उस पर गौर हमें करना चाहिए। चाइना के साथ जो हम ट्रेड करते हैं उसको बार्टर फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट उतनी होनी चाहिए जितनी हमारी इंपोर्ट हो रही है, या फिर उन कंपनीज को हम एक्सपोर्ट के टारगेट्स दें जो इंपोर्ट करती हैं एक्सपोर्ट के लिए, और यानी कि उनको मुकद्दस करें, उनको रिस्ट्रिक्ट करें कि जो इंपोर्ट होती है उतनी एक्सपोर्ट वो करें, या फिर हम जो है वो रुपी के अंदर इंपोर्ट करें चाइना के साथ, कि चाइना को अगर हमें पेमेंट करनी हो तो वो हम डॉलर में नहीं करें, हम रुपी में करें। जिस तरह से यूएस इंपोर्ट करता है चाइना से जब, तो वो यूएस डॉलर के अंदर पे करता है, वो चाइनीज करेंसी में नहीं करता। तो इसी तरीके से जो है वो रुपी को अगर हम लेकर आए बीच में ट्रेड बिटवीन चाइना पाक चाइना, तो आई थिंक कि ये हमारी इशू जो है इस वक्त ये इसकी रिजॉल्व की पॉसिबिलिटीज। That is a wonderful suggestion. That is a wonderful suggestion. I fully support it, and I believe that Prime Minister Imran Khan has gone there on an agenda. Of course, he is going to talk in the right, in the interest of this country, in interest of Pakistan. और जफ़र बराजा साहब, ये बड़ा इसेंशियल है कि इस ट्रेड मिसमैच को, जो कि हमारा लॉपसाइडेड ट्रेड बैलेंस चाइना के साथ मेंटेन्ड है, उसको हम कुछ थोड़ा सा इम्प्रूव करें। और उसमें बेहतरीन तरीका तो जैसे इन्होंने बताया कि दैट्स बार्टर, बट इवन इफ वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट, एटलीस्ट वी कम टू अ पोजीशन वेयर वी स्टार्ट पेइंग देम इन आवर करेंसी, ताकि हमारे ऊपर ये डॉलर वाला बोझ ना रहे, बिकॉज दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स, बट अनफॉर्चुनेटली we only import from them. Very few exports go from Pakistan. Is that correct? प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी अनाउंस किया है हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी, कि जब हम चाइना मलिक बोस्तान साहब, आपको मेरी आवाज जा रही है? माजरत, मुझे पेशकार बता रहे हैं। मलिक बोस्तान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मलिक बोस्तान साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं चाह रहा हूं अगर उनको स्काइप पे ले लिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। स्काइप पर फिर हमारी आपस में गुफ्तगू हो जाएगी। जी जफर बराचा साहब, माजरत आपको बीच में रोका। जी आप मुकम्मल करें। चाइना के साथ ये जो मेहनती साहब ने बात की है बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम उसको टैग नहीं कर सकते, बार्टर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी चाइना के साथ इंपोर्ट जो है 10 बिलियन से ऊपर कहीं ज़्यादा जा चुकी है, और एक्सपोर्ट हम इतना इसके अंदर इस काबिल नहीं है कि हम उनको उसके बराबर एक्सपोर्ट कर सकें। फिर उसके साथ साथ हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हमने ये कहा कि हम उनको जो करेंगे वो चाइनीज करेंसी में करेंगे, युआन में। तो आगे चल के ये भी प्रोग्राम है हमारी गवर्नमेंट का कि वो रुपीस के अंदर हो जाए पेमेंट्स जो है, तो वो मेरा ख्याल है बेहतर तजवीज़ है, और ये आने वाले दिनों में हमारा इंपोर्ट का बिल कम हो जाएगा। जैसे कि अफगानिस्तान से हमने कहा है कि अब हम जो उनसे ट्रेड करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो भी रुपीज़ में करेंगे। बड़ी अहम बात है। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन मेरी ख्वाहिश बहुत थी कि मलिक बोस्तान साहब से बात हो पाती, लेकिन शायद मेरे ख्याल उनसे गुफ्तगू नहीं हो पा रही। हमारे आवाज आ रही है, नहीं आ रही? जी मलिक बोस्तान साहब, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, अगर वाजे है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। पूछें जी, पूछें। मैं मलिक बोस्तान साहब आपसे बात करना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि पाकिस्तान की इकॉनमी को देखते हुए आपको लगता है कि US डॉलर की जो कदर है अब वो इसी तरह मुस्तहकम रहेगी या उसमें कमी आएगी? तो इस बारे में मैं चाहूँगा आप मुफस्सिल तज्ज़िया पेश करें।